नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर बना जैश का अड्डा। बहावलपुर मुख्यालय के पुनर्निर्माण का दावा, 15 महीने बाद सामने आई तस्वीरें। कोलकाता में जीआरसी पहुंचे राजनाथ सिंह, भूमि पूजन समारोह में हुए शामिल। स्वदेशी जहाज निर्माण पर दिया जोर। नोएडा में धारा 163 लागू, 4 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश। कानून बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। महाकाल मंदिर के बाहर मारपीट, श्रद्धालुओं और रेस्टोरेंट कर्मचारियों में विवाद, महिलाओं से धक्का मुक्की के भी लगे आरोप। मिड डे मील रसोइयों को सीएम योगी का तोहफा, रसोइयों को मिले कैशलेस मेडिकल कार्ड। योगी ने रसोइयों के योगदान को सराहा। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां ओमान में एक भारतीयों को ले जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि उस हादसे में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओमान में एक भारतीयों को ले जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और 9 अन्य भारतीय भी घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायलों को एयरविंग से निजवा अस्पताल पहुंचाया गया है। सुल्तान सईद बिन तैमूर स्ट्रीट पर हुआ है हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओमान में भारतीय नागरिकों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 9 अन्य भारतीय भी घायल हुए हैं। भारतीय नागरिक की मौत हुई है और हादसा सुल्तान सैयद बिन तैमूर स्ट्रीट पर हुआ। रॉयल ओमान पुलिस के मुताबिक गाड़ी सड़क से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद पुलिस और बचाव टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का भी अभियान शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को रॉयल ओमान पुलिस के एयर विंग की मदद से निजवा अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि अन्य घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। सभी का इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे में एक व्यक्ति की मौत और भारतीय मूल के 9 लोगों के घायल होने की भी पुष्टि की है। हालांकि दुर्घटना की वास्तविक वजह को लेकर अब भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए जैश-ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। सामने आए एक वीडियो में यह परिसर दोबारा तैयार नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो और इससे जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में क्षतिग्रस्त हुए दोनों गुप्तों का पुनर्निर्माण किया गया है। सेंट्रल हॉल में हुए नुकसान की मरम्मत के साथ साथ नया प्लास्टर, पेंट और मार्बल लगाया गया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा भी किया गया है कि पाकिस्तान प्रशासन ने पुनर्निर्माण के लिए जैश-ए मोहम्मद को करीब 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की आर्थिक मदद दी थी, जिसमें से लगभग 2 करोड़ 11 करोड़ रुपए सेंट्रल हॉल पर खर्च किए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आसपास की क्षतिग्रस्त इमारतों को हटाकर नए निर्माण की तैयारियां भी की गई हैं। वहीं मसूद अजहर के सक्रिय भूमिका से दूर होने के बाद संगठन का कामकाज उसके करीबी रिश्तेदारों और कमांडरों द्वारा संभाले जाने का भी दावा किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई ये तस्वीरें और दावे एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के कथित पुनर्निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कोलकाता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी जीआरसी लिमिटेड में आयोजित भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने भूमि पूजन किया और जीआरसी से जुड़ी विकास गतिविधियों का भी जायजा लिया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए देश के रक्षा और जहाज निर्माण क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन और स्वदेशी जहाज निर्माण को मजबूत करने की दिशा में हो रहे प्रयासों का भी जिक्र किया है। सभी इंजीनियर्स, सभी कर्मचारियों और अपने सभी श्रमिक भाइयों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी के सम्मिलित प्रयास से ही यह संभव हो रहा है और आने वाले समय में जीआरसी द ग्रेट जीआरसी के रूप में सामने आएगा, इसमें मुझे रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और आप कहेंगे तो इस जीआरसी का वह ऐसे हालात जिस दिन पैदा होंगे
इस जीआरसी का नाम बदलकर द ग्रेट जीआरसी रखने में मुझे संकोच नहीं होगा। मैं भारतीय नौसेना की भी सराहना करता हूं, जो स्वदेशी उत्पादों पर भरोसा कर रही है और हमारे सारे तीनों फोर्सेस इंडिजिनस आइटम्स पर अब भरोसा कर रही हैं और स्वदेशी जहाज निर्माण को भी इंडियन नेवी भी बराबर प्रोत्साहन दे रही है। यहां पर संजीव कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन भी मौजूद हैं। आपकी लीडरशिप में डिफेंस प्रोडक्शन बराबर नई ऊंचाइयां छू रहा है। पूरी लगन के साथ हमारे संजीव कुमार जी लगे रहते हैं और आपका एक इवेंट खत्म नहीं होता तब तक अगले इवेंट्स लाइन में तैयार रहते हैं। और इस 27 तारीख को इनके ही इवेंट में मुझे जाना है। फिर इस निष्ठा और समर्पण के लिए आप सराहना के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि पांचों प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और जीआरसी और वाईएल की टीमें इस चैलेंज को पूरी निष्ठा से पूरी करेंगी। मुझे पूरा भी भरोसा है कि आप सभी लोग मिलजुल कर इस यात्रा को सफल बनाएंगे। अंत में एक बार फिर इस आयोजन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा समेत गौतम बुद्ध नगर में आज यानी 23 अगस्त से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 4 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान जिले में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की सतर्कता बढ़ाई जाएगी। भीड़ जुटने, विवाद बढ़ने या माहौल खराब होने की आशंका वाली गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस ने साफ किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या उपद्रव करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक या तनाव पैदा करने वाली जानकारी फैलाने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने, शांति बनाए रखने और जारी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। धारा 163 का यह आदेश 23 अगस्त से 14 सितंबर तक लागू रहेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने रिटायर हो चुके कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समर्थन का भरोसा दिलाते हुए उनकी समस्याओं को उचित मंच पर उठाने की बात कही। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने वंदे मातरम से जुड़े प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की रुख की आलोचना करते हुए वंदे मातरम के सम्मान और इसकी ऐतिहासिक विरासत का जिक्र किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रहित और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट रखती है। धर्मशाला में उनके इस बयान के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कि अगर 1 रैंक 1 पेंशन हमने दिया, पेंशन पेमेंट ऑर्डर हमने दिया, भविष्य पोर्टल पर ईपीपीओ को हमने जोड़ा, 7वां वित्त आयोग हम लेकर आए, 8वां वित्त आयोग हम लाने जा रहे हैं, डोर स्टेप डिजी लाइफ सर्टिफिकेट हमने करने का काम किया, 5 लाख का इलाज मुफ्त में हमने दिया। अगर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और जो मांगे इस मंच से रखी गई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे भाजपा पूर्व में पेंशनर के साथ खड़ी थी, आने वाली भाजपा की सरकार भी पेंशनर के साथ खड़ी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना शनिवार रात मंदिर के गेट नंबर 1 के पास स्थित एक रेस्टोरेंट की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु दर्शन के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कर्मचारियों से विवाद हो गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। श्रद्धालुओं का आरोप है कि रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की और इस दौरान महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की का आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और महाकाल थाना पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, लेकिन अभी तक किसी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने के बाद जांच आवश्यक करवाई जाएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिड डे मील रसोइयों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रसोइयों को सम्मानित किया और उन्हें कैशलेस मेडिकल कार्ड भी वितरित किए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने स्कूल में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मिड डे मील रसोइयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रसोइयों के योगदान की सराहना की जाए और कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैशलेस मेडिकल कार्ड के जरिए रसोइयों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मिड डे मील रसोइयों के साथ साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। महाकुंभ के दौरान जब प्रयागराज में ज्यादा भीड़ हो गई, हम लोगों ने जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, भदोई में, मिर्जापुर में, फतेहपुर में, अगल बगल के जिलों में कुछ होल्डिंग एरिया बनाए हुए थे। अब वहां की इतने लोगों के लिए भोजन कैसे बनेगा? तो सबको याद आया कि बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइयों को बुलाया जाए, ये लोग बना देंगे भोजन। और बहुत सारी जगह बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइयों ने जाकर के वहां पर उनके लिए भोजन बनवाया था। कोरोना कालखंड में कामगार और श्रमिक जो अपने प्रदेश में वापस आ रहे थे, ऐसे 1 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था जगह जगह बनाने का काम भी इन्हीं रसोइयों ने किया था कोरोना कालखंड में। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए, उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हमने प्रारंभ की। ऐसे बच्चों के लिए प्रति माह हम 4,000 रुपए की स्कॉलरशिप उन बच्चों की पढ़ाई करने के लिए देते हैं। हर वर्ष, हर महीने हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और यही नहीं, मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि जिनको किसी ने नहीं पूछा, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनको आज हम प्रदेश के अंदर लगातार उन योजनाओं से आच्छादित कर रहे हैं। खासतौर पर जब मैं देखता हूं उन बच्चों के बारे में, प्रदेश के अंदर जिन बच्चों के बारे में कोई नहीं पूछता था, दिव्यांग बच्चे, 14,000 गंभीर रूप से और बहुत दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें हम 6,000 रुपए वार्षिक की दर से स्कॉट अलाउंस उपलब्ध करवाते हैं। यानी उनको लाने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। महाकुंभ के दौरान जब प्रयागराज में ज्यादा भीड़ हो गई, हम लोगों ने जौनपुर में, कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे ने सोना तस्करी के बड़े मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गश्त कर रही पुलिस वैन से एक ब्रेजा कार की टक्कर हुई। इसके बाद कार चालक ने भागने की कोशिश की तो पुलिस को शक हुआ और पीछा कर गाड़ी को रोक लिया गया। तलाशी के दौरान कार से करीब 10 किलो 24 कैरेट का सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ 39 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार में सवार 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक सोना नेपाल से तस्करी कर दिल्ली ले जाया जा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें गोरखपुर के एक होटल से सोने की खेप मिली थी, जिसे दिल्ली पहुंचाने का काम भी दिया जाता था। मामले की जानकारी कस्टम और जीएसटी विभाग को भी दी गई है। वहीं इस बरामदगी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बरामद सोने की मात्रा को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि कन्नौज पुलिस ने उनके आरोपों को झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे सोने तस्करी नेटवर्क की कड़ियां भी तलाश रही हैं। बारामती में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। लड़की एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के पीए अजीत दशावतारे की बेटी थी। सुबह उसका शव घर के पास मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जानकारी के मुताबिक घटना से पहले रात में मां और बेटी के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसके बाद लड़की घर से निकल गई और काफी देर तक वापस नहीं लौटी। परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और अगली सुबह घर के पास उसका शव मिला। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक रोहित पवार बारामती पहुंचे और पुलिस अधिकारियों तथा अस्पताल के डॉक्टरों से मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मौत की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। देखो, आज सुबह
8:30 बजे के आसपास मेरे जो प्राइवेट असिस्टेंट है अजीत, उनकी बेटी जो बहुत छोटी थी, मतलब 15 साल की थी, उसका मृत्युदेह सुबह 8:30 बजे उन्हीं के बिल्डिंग के आसपास वहाँ पे मिला है। कल रात से वो लड़की मिल नहीं रही थी, उसके बारे में कंप्लेन भी पुलिस डिपार्टमेंट को कल रात को वहाँ पे की गई थी। उसके बाद अजीत का मित्र परिवार हो, पहचान के लोग हो, कुछ लेवल तक हद तक पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोगों ने लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज सुबह 8:30 बजे उसका जो डेड बॉडी है वहाँ पे मिली। अभी बारामती का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मैं हूँ और सभी अजीत पे प्यार करने वाले अजीत का मित्र परिवार यहाँ पे है। अभी पोस्टमार्टम चालू हुआ है, ऐसे हमको पता चला जब हमने यहाँ के अधिकारी से बात किया, और उसी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ करीबन आधा एक घंटा में बात की। उनको जो लोगों के मन में है और जिन लोगों को कुछ शक्यता लगती है या उनको लगता है कि ये शायद हो सकता है, वो हो सकता है, उन लोगों को डीवाईएसपी साहब से हमने मिलवाया है। डीवाईएसपी साहब को भी हमने कहा है कि आप इस बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन हम हमारे लेवल पे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है और अगर हमको पता चलती है कि पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से इस विषय में कुछ तो कम लेवल का इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है तो फिर आगे जाके पुलिस डिपार्टमेंट को ये बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए उनको विनती की, यहाँ पे राजनीति नहीं है, एक बच्ची है जिसका मृत्यु हुआ है, एक परिवार है जो न्याय चाहता है। एक्चुअली क्या हुआ, कोई जिम्मेदार है या कोई और रीज़न है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे देखा जा रहा है, आगे के 2 घंटे में हम सबको डेफिनेटली एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हो गया हो। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ रोहिणी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन छापामारी चक्रव्यूह चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और बड़ी मात्रा में हथियार, नशीले पदार्थ और चोरी वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 161 चोरी के 2 पहिया वाहन, ब्राजील में बनी एक पिस्टल, 6 अवैध कट्टे, 15 कारतूस और 9 चाकू बरामद किए गए हैं। इसके अलावा करीब 686 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई है। यह विशेष अभियान वाहन चोरी, नशा तस्करी और दूसरे आपराधिक नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए चलाया गया था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस इनके नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों और मामलों की जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। जी, हमारा ये जो मेन फोकस था वो था कि स्ट्रीट क्राइम और जो नॉर्मल लोग जो इफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, जब हमने रॉबरी, स्नैचिंग ऐसी वारदातें देखते हैं तो वो चोरी की मोटरसाइकिल्स या स्कूटीज़ का यूज़ करते हैं। तो हमने जो है इसी पे फोकस रखा। 161 हमने जो है स्टोलन जो 2 व्हीलर्स उनको रिकवर किया जो स्टोलन थे अलग अलग पुलिस स्टेशन से। साथ में जब हमने रॉबर स्नैचर को पकड़ा तो उनके पास से अवैध हथियार भी मिले। हमने जो है आर्म्स एक्ट में मुकदमे दिए हैं। साथ में जब हम एनडीपीएस की बात करें तो हमने कुछ लोगों को पकड़ा है जिनके पास से हमें गुड जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की हीरोइन जो वो लोग सेल करते थे उसको हमने बरामद किया है और एनडीपीएस के केस रजिस्टर करे हैं। करीब 10 करोड़ करीब की जो है हीरोइन बरामद की है और वो मेनस जो बने हुए थे उन लोगों को हमने गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लेके आए हैं। साथ में इसके जो है हमें चोरी के मोबाइल्स भी हमने रिकवर किए हैं। तो इलिसिट लिकर भी हमने रिकवर की है। गैम्बलिंग डेन को भी बस्ट किया है और जो एक कॉल सेंटर था उसको भी बस्ट किया है। 6 लोग अरेस्ट किए हैं और वो लोग जो है ड्यूप करते थे। इंटरनेशनल कॉल सेंटर था एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो आईफोन के कस्टमर्स हैं उनको और उनके पैसों को लूटने का काम करते थे। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है जो स्ट्रीट क्राइम और जो लोग मेन अफेक्ट होते हैं डेली बेसिस पे तो उनको हमने पकड़ा। 103 लोग अरेस्ट किए हैं और हमारी जो है 15 टीमों ने इस पे काम किया है 3 दिन। हाँ, ये ऑपरेशन छापामारी 3 दिन तक चला रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में और बहुत अच्छी इसकी सफलता मिली। इसमें हमने जो स्ट्रीट क्राइम है फोकस हमारा उस पर था, रॉबरी, स्नैचिंग और उसमें वारदात होने वाले 2 व्हीलर्स। तो मोस्टली इसमें सभी थानों की टीम्स थी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के और जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं रोहिणी की वो भी इन्वॉल्व थे। लगभग 300 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे और 15 टीम थी। तो इसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली। इसमें हमें जो है 161 स्टोलन 2 व्हीलर्स जिसमें स्कूटीज़ भी हैं और मोटरसाइकिल्स भी हैं वो मिली और इसमें 103 लोगों को जो है पकड़ा है। उसमें कुछ माइनर भी हैं
उसमें 24 हिस्ट्री शीटर्स हैं और उसी दौरान जो है 7 इलीगल फायर आर्म्स मिले हैं और 15 लाइव कार्ट्रिजेस और 9 जो है नाइव्स ये भी मिले हैं। तो ये बहुत अच्छा, ये हमारा कह सकते हैं कि स्ट्रीट क्राइम और क्राइम को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छी सफलता मिली है और इनका मोडस ऑपरेंडी भी पता चला कि किस तरह से ये करते हैं स्ट्रीट क्राइम और उसी बाइक चोरी की बाइक के जरिए ये रॉबरी और स्नैचिंग भी करते हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।